हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर सर्च करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम पूरा इकोनॉमिक्स आपका कवर करेंगे। आपके एग्जाम्स के पहले तक हम आपका जो ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स है वो ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आपको आगे लाइफ में चल के इकोनॉमिक्स दो ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम जैसे कि डेवलपमेंटल इकोनॉमी, ऐसे करके भी इकोनॉमिक्स और ऐसे बहुत सारे पर्पजेस से इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन मिला जुला के जो बोलते हैं ना, मोटा मोटी में दो ही टाइप होते हैं। एक होता है माइक्रो और सेकंड होता है मैक्रो। अब ये दोनों के मतलब क्या है ये हम ये चैप्टर में देखेंगे। ऑलरेडी आप लोग, मैं होप करता हूँ कि इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूँ मैं, एंड इकोनॉमी, ये तीनों में फ़र्क ऑलरेडी जानते होंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स? अगर जो नहीं जानते तो मेरी 11th की भी वीडियो अवेलेबल है, जाके आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि हमने वो भी कवर किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है चैप्टर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इसके पहले भी हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन ये मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा वो 3-4 चीज़ें कॉमन रहेगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चनिंग रहती है, हर एक थियरी पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन पे डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे जो भी बोलते हैं ना पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन पूछने के, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं मॉडर्न एरा में। दैट इज़ द ओनली बोलते हैं ना एजेंडा बिहाइंड कॉलिंग इट मॉडर्न। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हर एक टर्म आप लोग देखोगे, जैसे हिस्ट्री हुई, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो ग्रीक वर्ड से ही आते हैं, क्योंकि ग्रीक जो थे वो वॉरियर थे, प्लस उनके पास पैसा बहुत था, किंग उनके बहुत ग्रेट थे। तो इस वजह से उनका जो सब्जेक्चुअल और फिलोसफिकल नॉलेज था वो भी ज़्यादा था। तो जो आप बहुत सारे टर्म आज सब पढ़ोगे, आप देखोगे लाइफ में, लैटिन एंड ग्रीक, यही दो लोग बताते हैं। ठीक है, तो पैसा बोलता है, उसी की पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, और अ मिलियंथ पार्ट, आप लोगों को मालूम होगा 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। तो वन बोलता है मिलियंथ पार्ट, तो मिलियन पार्ट मतलब क्या, 1/10 लाख, ये मतलब है उसका। इतना छोटा कोई चीज़ है, जैसे कि 10 रुपये का 1/10 क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़। ये किसी का 1/10 लाख है। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द अगेन अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो यहाँ तक थोड़ी थोड़ी तो अच्छी बात बता दी। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज। याद रखिए आप लोग, मैक्रो माइक्रो। दीज टर्म्स वे कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्राइस, आप इसे फ्रिस्क भी बोल सकते हो, ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। ठीक है, तो ये नॉर्वे क्या, नॉर्वेजियन मतलब क्या, नॉर्वे के लोगों को नॉर्वेजियन बोलते हैं। नॉर्वे एक कंट्री है जो बहुत पीसफुल है। जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऐसे जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स निकलते हैं, जैसे कि ह्यूमन कितना डेवलप किया है प्लस क्राइम कितना, ऐसे बहुत सारी चीज़ देखते हो, तो ये जो 3-4 कंट्री हैं, डेनमार्क उनमें इंक्लूड कर लो, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पुलिस को बोलते हैं कि यहाँ की कभी कभी पुलिस इतनी बोलते हैं ना पीसफुल होती है कि इनको दिन भर में सिर्फ 1-2 केसेस आते हैं, वो भी नॉर्मल छोटे से चोरी के, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये लोग अपने में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इतनी अच्छी सिस्टम है। आप अगर जाओगे नेट पे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। इनमें आइसलैंड भी है, और इसी जगह पे शाहरुख खान की मूवी शूट होती है। जनरली आप लोग जाके नेट पे देख सकते हैं, अच्छी जगह है यहाँ पे, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं। वहाँ के थे ऑस्लो। ऑस्लो एक कैपिटल है नॉर्वे का, तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में ये टर्म कॉइन हुए थे। देखते हैं अब इनके बारे में, देख लीजिए कि रैग्नर एंटोन किटलफ्रिस्क, इनका क्या कहना था। ये नॉर्वेजियन इकोनॉमेट्रिशियन थे। इकोनॉमेट्रिशियन मतलब क्या होता है, देखिए, ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आप लोग अपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करेंगे। तो वो डेटा को मिलाते हैं, मैथमेटिकल डेटा, मैथ्स को मिलाते हैं इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स से जब मिलाते हैं तो रियल में जो आंसर निकलता है, जो स्टडी निकलती है, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि देश में कितने पुअर पीपल हैं,
तो आपका इकोनॉमिक्स का थियरी लगा के क्या फ़ायदा, आप लोग को एक्चुअली पता ही नहीं कि कितना पैसा जनता में बांटना है ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट हो। तो वो डेटा जो देते हैं ये स्टैटिस्टिक्स वाले देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हमारे रघुराम राजन जी थे, उनके पास ये डेटा अवेलेबल हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये फील्ड इकोनॉमी से भी अच्छी है, दैट इज़ इकोनोमेट्रिशियन। एंड इकोनॉमिस्ट भी थे तो वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी करते थे। वॉज अ जॉइंट विनर विद द जैन टिनबर्गन ऑफ द नोबेल प्राइज, ठीक है, 1969 में फर्स्ट वो भी, तो ये जीते थे। ही वॉज अ पॉइनियर मतलब जिन्होंने प्रेजेंट किया था। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ फिर इसके बारे में, क्योंकि इनके ऊपर आपको राइटिंग में आ सकता है कि इनके मॉडल और इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में क्या था, डिस्कस करिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा बोलते हैं नया ब्रांच था इकोनोमेट्रिक्स, तो इसके ये पॉइनियर था, मतलब इन्होंने पहले टर्म कॉइन किया था कि देखो तुम थियरी बनाते हो कि देश कैसे बढ़ना चाहिए, यहाँ पैसा डालो वहाँ डालो, थोड़ा एग्जैक्ट बात करो कि कितना पैसा डालो, गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना चाहिए, पब्लिक को कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज देख लेंगे आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऐप आते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ कोई कंपनी बैकग्राउंड में स्टैटिस्टिक्स डिटेल देखती रहती है और आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो। तो इस तरह के मॉडल ज़रूरी हैं। यूएस में ऑलरेडी काम कर रहा है और डेवलप कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज में ये चीज़ मिसिंग है, तो हमको ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सी तो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल्स टेक्निक्स, और वो कहाँ लगाते हैं, इकोनॉमिक डेटा और थियरीज में लगा देते हैं। ही कॉइंड मेनी इकोनॉमिक टर्म्स इन एन आर्टिकल ऑफ बिजनेस साइकिल पेपर था। उन्होंने क्या बोला, द फ्रिस वॉज likely the person to have referred to the study of individual firms, important है थोड़ा, and producers as microeconomics। तो वो पेपर में पहली बार बोले वहाँ पे कि अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में, देखो मैं आपको अब क्लियरली बताऊँ सो दैट कि लाइफ में आपको अब दिक्कत नहीं होगी, किसी एक इंडिविजुअल की बात करूँगा दैट विल बिकम माइक्रो। अब आप लोग ज़्यादा सेंस बना पाओगे। जैसे कि एक इंडस्ट्री है कोई, उसकी इनकम कितनी है, एक इंडस्ट्री में, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर। फिर इसी तरह से एक इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कितनी हैसियत है, ये सब फैक्टर कर सकते हो। तो मैंने किसके बारे में बोला, ओनली अबाउट वन कंपनी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के बारे में पता करो तो दैट विल बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा कंपनियों के बारे में बात कर रहा, एक के बारे में बात करूँगा माइक्रो। अच्छा, माइक्रो खुद में और माइक्रो हो सकता है, जैसे कि आपके दिमाग के पूरे डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे मैं एक इंडस्ट्री की बात किया ना, ये इंडस्ट्री की बात किया मैंने, तो यहाँ पे समझिए कुछ हमारे राजस्थानी स्वीट्स और नमकीन बनते हैं, तो यहाँ पे समझिए कुछ आदमी काम करते होंगे। अब मैं इस वर्कर के बारे में भी जानना चाहूँ ना कि इसकी सैलरी कितनी है, इसको पेंशन स्कीम मिलती है कि नहीं कम एम्प्लॉयर की तरफ से, इसके लिए सेफ्टी के मेजर रखे गए हैं कि नहीं, कि कुछ ब्लास्ट वोस्ट होता है तो क्या होता है। तो ये क्या हुआ, एक आदमी के बारे में हुआ सैलरी। तो ये क्या हुआ, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आपको एक वर्ड आ जाए ना, वन, ओनली अबाउट वन इंडिविजुअल और वन कंपनी, वन कंपनी, वन स्टेट, वन टैक्स, everything that is one will become the part of micro economics। और पूरी कंपनियों के बारे में कर लो तो मैक्रो, पूरे देश के इंडिविजुअल्स के बारे में कर लो मैक्रो, पूरे इंडिया के स्टेट्स के बारे में कर लो मैक्रो, पूरे इंडिया में कितना टैक्सेशन होता है दैट इज मैक्रो। फर्क समझ गए आप लोग, कुछ भी नहीं है। सो आप बोल सकते हो कि माइक्रो के बिना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैक्रो अधूरा है, अब मैक्रो के बिना माइक्रो अधूरा है। क्योंकि मैक्रो पता चलता है तो देश में कितना पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उतना पैसा बोरो करके ला पाती है। सो दैट बिकॉज ऑफ मैक्रो, और मैक्रो को डेटा प्रोवाइड करता है माइक्रो। तो माइक्रो, ये सब एक दूसरे के इंटरलिंक्ड हैं, अलग अलग आपको नहीं ध्यान रखना कि ये लोग अलग अलग हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं। एंड मोर ओवर ही रिफर टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब जमा करके पढ़ लें सारी चीज़ों को, तो दैट बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा मैंने डिस्कस किया, सारे इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात कर लो,
सारे यूनिट्स को, जैसे कि बहुत सारे राजस्थानी नमकीन बनाने फैक्ट्री के बारे में बात कर लें, सो दैट विल बिकम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल। अभी हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मतलब क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें बताना है कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स पास्ट में भी बताई गई थी, और जिस बताई भी गई थी इसके बारे में डिस्कस भी किया गया था, तो किसने किया था, ठीक है, उसको बोलेंगे हिस्ट्री रिव्यू ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे मैक्रो का होगा, तो देख लेते हैं एक बार फट से एक स्टडी दे देते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वॉज डेवलप्ड फर्स्ट, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब पुराना ख्याल है। कैसे? ओरिजिन ऑफ दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस बैक टू द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब जब शुरुआत हुई थी, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थियरी हुई और उससे रिलेटेड जो पढ़ते हैं उसे इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, डेविड रिकार्डो एंड जे.एस. मिल्स, तो ये लोग थे जो ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड वो जो एरा के तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स एरा। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय नियो क्लासिकल, ये मॉडर्न के पहले, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल का नाम याद रखना आप लोग को, ये जो नाम आपको आ रहे हैं ये अरे गहरे नत्थु खरे नहीं, ये लोग इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। पब्लिश इन 1890। नियो क्लासिकल मतलब पहले जो रहता है उसे क्लासिकल बोलते हैं, पुराना, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ, नियो हो गया, नियो क्लासिकल बोल दिया उसे, इसमें और चेंजेस हुए, इसे मॉडर्न बोल दिया गया, आज का रियलिटी, ठीक है। तो ये टर्म रहता है, तो कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आज थोड़े साल और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो नियो मॉडर्न भी हो सकता है, तो रुकते नहीं ऐसे, ये लोग अपने हिसाब से अपने को ग्रेड बताने के लिए हर बार नया टर्म कॉइन करते हैं। अदर इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर पिग्यू, जे.आर. हिक्स एंड प्रोफेसर सैमुअलसन एंड मिस जॉन रॉबिन्सन also have contributed to the development of microeconomics। तो ये लोग भी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन 3 नाम तो आपको याद रखने, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल्स और सबसे ज़्यादा अल्फ्रेड मार्शल। अब ऐसे ही मैक्रो की, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जैसे बोलते हैं कि बाप के बाद बेटा आता है, तो बाप यहाँ पे मैक्रो है, फिर बेटा माइक्रो आया, ठीक है, इन द 16th and 17th century। फॉलोअर्स ऑफ मर्केंटलिस्ट, मर्केंटलिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, समझे होंगे आप लोग अपनी हिस्ट्री में भी। मर्केंटलिस्ट ये पॉलिसी होती है, लिस्ट यहाँ पे क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रेड बढ़ाने के लिए, ट्रेड प्रमोट करने के लिए जो चाहे वो काम करती है, रिलीजन का सहारा लेती है, टैरिफ बैरियर्स लगाती है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ऐसे बहुत सारी, तो ये गवर्नमेंट कर रही है, खुद गवर्नमेंट करती है ऐसा काम। जैसे एक क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है कि जहाँ पे जैसी डिमांड हो वैसे उस हिसाब से भाव ताव वैसे हो। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट, ताकि उसके पास पैसा ज़्यादा आए और उसके देश से पैसा कम जाए। तो अल्टीमेटली पैसा किस में जमा होगा, अपने देश में जमा होगा। तो ये मर्केंटलिस्ट पॉलिसी होती है, बहुत बेकार थी, यूरोपियंस फॉलो कर रहे थे एंड पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स सभी फॉलो करते हैं। इसमें जो हमारे ऐसी एथिकल इंडियन कंट्री वो चूक जाते हैं, क्योंकि हम भैया पीस के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बुद्धा जैसे लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो लोग पीसफुल लोग थे, जिन्होंने अपना बोलते हैं ना किंगडम छोड़ के नीचे आए थे। अदरवाइज यू विल नॉट हियर एनीवेयर इन द वर्ल्ड लाइक कि जो किंग थे वो अपना थ्रोन छोड़ के पब्लिक में आ गए। बट इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर महावीर जैसे लोग थे, दोज वेर द किंग बट दे लेफ्ट देयर किंगडम। तो इंडिया है, तो क्योंकि इंडिया, उसके लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, जान दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, तो मर्चेंट्स थे, एडवोकेटेड द पॉलिसी टू द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का आ गया ना, विच वेयर बेस्ड ऑन द मैक्रो अप्रोच। मैक्रो अप्रोच मतलब क्या था कि गवर्नमेंट हमको पूरा का पूरा ध्यान एक्सपोर्ट पे देना चाहिए, मतलब किस किस इंडिविजुअल को क्या क्या काम करना, मतलब किस इंडस्ट्री को प्रमोट करें ना करें वो सब ठीक है, वो बाद में देख लेंगे हम लोग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमको भैया एक्सपोर्ट बढ़ाना है, कुछ भी कर लो सर, ताकि पैसा देश में आए। इन द 18th century फिजियोक्रेट्स, फ्रेंच थिंकर्स को फिजियोक्रेट्स, ट्राइड टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, देखिए बोला ना देश में पैसा है, एंड वेल्थ,
आप मुझे इनकम और वेल्थ में थोड़ा फ़र्क बताएंगे? यह आप लोग के लिए आज का एक पहला क्वेश्चन। तो गाजे बाजे के साथ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि हर चीज़ होगी यहाँ पे, हर चीज़ मिलेगी, तो क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक थियरीज ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ के बारे में क्यों बोलते हैं कि फादर है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ही इज़ द फादर। तो उन्होंने भी इसकी बात की थी, हमने देखा था माइक्रो में भी उन्होंने बात की थी। प्रोफेसर रिकार्डो, जे.एस. मिल, तीनों नाम आगे कि नहीं, इसलिए बोल रहा था ये 3-4 नाम आपको याद ही रखना है। बट देयर मैक्रो एनालिसिस वॉज कंबाइंड विथ माइक्रो एनालिसिस। तो ये देखिए ऊपर वाला, क्योंकि हम लोग ये लाइन कैसे बोल सकते हैं भाई, क्योंकि इनका नाम माइक्रो में भी तो आया है, तो इसलिए मतलब ये मैक्रो बताते बताते किससे जुड़े थे, माइक्रो से। और मैंने भी आपको बताया कि माइक्रो और मैक्रो कैसे लिंक है। आप बिना माइक्रो के बारे में बात किए मैक्रो के बारे में बात कर ही नहीं सकते, और मैक्रो के बिना आप माइक्रो को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। जो हो आपको ये कड़ी सुलझा लेनी है, जितना जल्दी दिमाग में डाल लो इसको, अपने दिमाग में क्लियर कर लो, उतना अच्छा है। Thus, microanalysis ruled the world of economics till ग्रेट डिप्रेशन। तहलका मचा दिया था ग्रेट डिप्रेशन ने। लेकिन आपको बता दें, ग्रेट डिप्रेशन में एक कंट्री का भला हो रहा था, एंड दैट कंट्री इज यूएसए। औरों का भी छोटे मोटा हो रहा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भला हुआ वो था यूएसए का। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी में हिटलर का पूरा का पूरा, वहाँ से हिटलर उठा, हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लेकिन और लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे, सिर्फ नाम हिटलर का आया। यहाँ से 5 कंट्री विन करके आए, वही यूएनएससी में उनकी सीट मिली। आज ये लोग पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म और मिलिटराइजेशन फैला के रखे हैं। आप मुझे यूएन के वो 5 मेंबर के नाम बताएं यूएनएससी के, जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ा है चाइना। जब भी आप कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करोगे जो इनके इंटरेस्ट को हर्ट करती है, ये सीधा मिल बांट के गेम ऐसा कर लेते हैं कि वो पॉलिसी आगे ही ना बढ़े। भाई कुछ हो, हमारा तो रहना चाहिए। तो मतलब क्या, राजा मर गए, नए राजा लोग अभी भी हैं, वो हैं ये लोग। सिर्फ वर्ल्ड में जैसे कि 5 ही कंट्री हैं, आप देखोगे तो यही 5 कंट्री का दबदबा बना हुआ है। और जबकि हम 1.3 बिलियन पॉपुलेशन लेके, अफ्रीकन कंट्रीज लेके, हमारा यहाँ पे कुछ रोल ही नहीं है। हम टेररिज्म को बंद करने के लिए कुछ बोलेंगे तो ये लोग अपने में समझ बूझ के कुछ कम कर देंगे। ये पाकिस्तान को बचाएगा चाइना, रशिया किसी और को बचाएगा, यूएस किसी और को बचाएगा, यही थियरी चालू है। सो सिर्फ हिटलर को बदनाम किया गया। आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि गांधी टोल्ड दैट जो मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन दैट वाज बॉर्न एवर इन द अर्थ की वो था हिटलर, बट हिज एक्ट्स वेयर इविल। उनके एक्ट्स इविल थे, अदरवाइज द पर्सन वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। तो मैं उनकी बढ़ा के नहीं बता रहा हूँ उनके बारे में, हिटलर के बारे में जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपके थॉट और एक्शन सही डायरेक्शन ना हो तो वह दुनिया आपको डिफेम कर देगी। तो वही था। लेकिन जो हिटलर था वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान। डिसिप्लिन का रियल मतलब क्या होता है, अगर आपको जानना है तो हिटलर की लाइफ से आप जान सकते हैं। ठीक है, सो वही था। तो गांधी का कहना भी था ना, पाप को ख़त्म करना है, पापी को नहीं। हमको इविल जो एक्शन है, थॉट है, उसे ख़त्म करना, खुद इविल को नहीं मारना है, ये उनका कहना था। तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया। मतलब ग्रेट डिप्रेशन में क्या हो गया था, मतलब पूरे देश की कमाई डूब गई थी। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बहुत तेज़ी से डूबती है। अब मैं आपको थोड़े आने वाले दिनों में रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, और डिप्रेशन क्या होता है, ये तीनों वर्ड आप लोग पेपर न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुनते होंगे, लेकिन तीनों के बीच में डिफरेंस है। ये डिफरेंस में जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अब आगे देखिए, मेनार्ड केनिस, इंपॉर्टेंट है, केनिशियन मॉडल आता है, जिसने बोला था गवर्नमेंट शुड हैव हैंड्स। हैंड्स मतलब क्या, आपको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट वाला बायर बाय कर रहा है। तो एडम स्मिथ का क्या था, लेजस फेरेरी का सिद्धांत लाए थे। लेजस फेरेरी वर्ड का ही मतलब बताऊंगा। मतलब क्या कि जो ये बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है। तो इंडस्ट्री अगर समझे, ऐसे बहुत सारे हैं। समझिए कि एग्जाम्पल लेता हूँ कि इसे क्लियर कर देता हूँ। आप लोग ये जानना है क्योंकि आप लोग के सिलेबस में है आगे। मैं सिर्फ अभी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि सो दैट आप अपने चैप्टर को यूज टू होते जाओ। कि समझिए एक इंडस्ट्री है जो चॉकलेट बनाती है, और मैं चॉकलेट खाने वाला एक इंसान हूँ। अब ये बनाती है एक कैडबरी नाम का कोई समझो प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर ये बनाए सिर्फ यही रहे तो ये क्या करेगी, ये 10 से 20 कर देगी, 20 से 30 कर देगी, रेट बढ़ाएगी, या तो ये क्वांटिटी कम करने लगेगी। लेकिन एडम स्मिथ का क्या कहना था कि अगर भैया कैडबरी की इतनी डिमांड है कि लोग खाते ही जा रहे हैं, तो उसके पैरेलली और सिस्टम भी आएंगे, किटकैट भी आएगा, नेस्ले भी आएगा,
ऐसे बहुत लोग आएंगे और ये लोग भी या तो उससे बेहतर या तो सेम क्वालिटी का देंगे। अगर कम क्वालिटी का देंगे तो लोग पसंद भी नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो 20-30 कर रहा था ये नहीं कर पाएगा और प्राइस डाउन हो जाएगा, क्वालिटी अप हो जाएगी। ये बोलना था उनका। तो इसने बोला था लेजर्स फॉर, बोलते ये सब में स्टेट का हाथ नहीं होना चाहिए। बोलते अगर स्टेट समझो करने को कल को बोल दे कि भैया हमारे जो करिज्मेटिक केमिस्ट्री चैनल वाले उनको कैडबरी पसंद है, आप लोग सरकार मतलब सरकार बोले कृपया आप लोग सस्ता बनाइए, तो इसमें क्या होगा, इस इंडस्ट्रियलिस्ट वाले का नुकसान हो जाएगा। समझिए अगर महंगा पड़ रहा था उसको बोले कि भैया दूध ही महंगा हो गया है, भैंस अब दूध कम दे रही है तो कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो ऐसी कुछ बातें बोल देंगे वो लोग। तो इसमें क्या होगा, पूरा ये इंडस्ट्रियली जगह बोला कि भाई पैसा है नहीं, बंद करो, तो ये ठप हो सकता है। तो इसकी वजह से सब ठप, सब बंद। ये इंडिया की हिस्ट्री थी। 1991 से पहले इंडिया में यही फॉलो हो रहा था। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कितना प्रोड्यूस करोगे, साइकिल समझो साइकिल लेता हूँ, कितना साइकिल प्रोड्यूस करोगे, कितने दाम पे प्रोड्यूस करोगे, और उसका बोलते हैं कितने कंपनी उसको सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। इसकी वजह से क्या था, हमारा इकोनॉमी ग्रो ही नहीं हो रहा था। तो एडम स्मिथ सही थे, लेकिन जब हमने देखा कि अगर हम डिसाइड कर लें कि ये जो बाकी कंपनियां मिल बांट के इनके जो सेठ लोग हैं सब मिलके एक जगह बोलें कि भैया क्या काम करते, देखो तुम्हारा 2 रुपया तुम भी बढ़ा लो, 2 रुपया मैं भी बढ़ा, सब लोग 2-2 रुपया बढ़ा लेते हैं, और सब लोग का 2 रुपया समझो, जो 11 में बेच रहा था वो 13 में बेचेगा, तुम 12 में बेचो, तुम 14 में बेचो, ऐसे बेच लो, सब लोग बढ़ा लो। अल्टीमेटली क्या होगा, हमको सबको 2-2 रुपये का एकदम मस्त फायदा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कार्टेल सिस्टम। गुट बना के बैठ गए सब लोग, गुट बना लिए लोग। तो इससे नुकसान किसका हुआ, पब्लिक का हुआ। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं चला कि ये लोग पीछे से गुट मारे थे। तो इस तरह से यही हुआ था डिप्रेशन के टाइम पे। तो केनीशियन वो जो नाम है, उन्होंने क्या बोला, भैया जब ऐसी कार्टेल सिस्टम चलती रहेगी तो जनता को बचाने वाला शहंशाह चाहिए, वो शहंशाह कोई और ना हो के हमारा खुद गवर्नमेंट होना चाहिए। अब वहाँ से केनीशियन मॉडल आया। तो ग्रेट published the famous book Great Theory of Employment, Interest and Money in 1936. Keynes used the macroeconomics approach to analyze the economics problem. देखिए वो गवर्नमेंट के लेवल पे, जब भी बोला गवर्नमेंट के लेवल पे, मैंने बोला सोल्यूशन गवर्नमेंट के लेवल पे आना चाहिए। देखिए वही मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। The credit for the development of macroeconomics approach goes to Lord Keynes. Besides Keynes, Malthus important again, Wicksell, Walras, Irving Fisher are the other economists who have contributed to development of macroeconomy. अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता होगा कि वर्ल्ड में अब स्टेट गवर्नमेंट हाथ डालती होगी? नहीं जी, स्टेट गवर्नमेंट हाथ डाली थी, मतलब गवर्नमेंट्स हाथ डाल ली थी, फिर वापस से 1980s के एरा में वापस से लोग अपना हाथ पीछे खींचना, वापस से बोलने लगे कि सिर्फ कंपटीशन होना चाहिए, इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहिए। फिर उसके बाद देखो ये लोग फंस गए थे, फिर 2007 में वापस से रिसेशन आ गया, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अब स्टेट को फिर से हाथ डालना चाहिए, फिर स्टेट हाथ डालना शुरू किया। अब इसके बाद 2020 आ गया, फिर जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे कि नहीं भाई अब हो चुका है, फिर से स्टेट इनके ऊपर छोड़ दे, इंडस्ट्री के ऊपर। तो देख रहे हैं ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो फिक्स है, एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ सोशल साइंसेज। प्रूवन आइडिया नहीं होता, लैब टेस्टेड आइडिया नहीं होता है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन ग्रेविटी समय के हिसाब से नहीं बदलती, भले फोर्स कम ज़्यादा हो जाए लेकिन ग्रेविटी रहेगी ज़रूर। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस, एंड आप ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।